आज हम नए मेहमान पढ़ाएंगे और नए मेहमान एकांकी है। और पहले छोटा सा संक्षिप्त में समरी बता दे रहे हैं। किराए के एक छोटे से मकान में अनेक असुविधा और गर्मी से परेशान घर के लोग रात में सोने की तैयारी कर रहे हैं। किराए का एक मकान है जिसमें जो है बहुत असुविधा हो रही है, गर्मी हो रही है। रात में सोने की लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक दो ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिन्हें घर का कोई व्यक्ति नहीं जानता है। तभी अचानक दो ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिन्हें घर का कोई व्यक्ति नहीं जानता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति हो जाती है। संकोचवश उनकी खातिरदारी में जुटा एक आधुनिक शहरी मध्यम वर्गीय परिवार किन परेशानियों से जूझता है, हम इसका जीवंत चित्रण उदय शंकर भट्ट के नए मेहमान एकांकी में देख सकते हैं। ये था संक्षिप्त परिचय नए मेहमान का। अब जो है हम लोग विस्तृत से अध्ययन करेंगे। अब हम नए मेहमान के पात्र बता देंगे कि कौन कौन कलाकार इसमें भाग लिए हैं। तो सबसे मेन नंबर पे विश्वनाथ आ जाता है, जो कि नए मेहमान एकांकी का हीरो है और यह एक गृहपति है। फिर उसके बाद से नन्हेमल बाबूलाल हैं, ये अतिथि बन के आते हैं, यानी अतिथि माने मेहमान बन के आते हैं। फिर प्रमोद किरण जो है विश्वनाथ के बच्चे हैं, जो गृहपति है, जो घर का खर्चा चलाता है। तो उसी के लड़के हैं प्रमोद और किरण, उसी के बच्चे हैं, विश्वनाथ के बच्चे हैं। आगंतुक रेवती का भाई है। रेवती विश्वनाथ की पत्नी है। विश्वनाथ की पत्नी का नाम रेवती है। तो इस तरह से इतने मुख्य कलाकार हैं इस नए मेहमान में। भारत का कोई बड़ा नगर। गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय। कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे, दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए, पश्चिम का द्वार भीतर खुलता है। उत्तर की ओर एक मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हैं। पास ही 2 कुर्सियां। पश्चिम द्वार के पास एक पलंग बिछा है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कमरा बेहद गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है। पलंग के ऊपर 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है, फिर भी वह पसीने से तर है, इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है, फिर सो जाता है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। पसीने से उसके कपड़े तर हैं। कुर्ता उतार कर वह खूंटी पर टांग देता है और हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करता है। उसका नाम विश्वनाथ है। उम्र 45 वर्ष। गठा हुआ शरीर, गेहुआ रंग, मुख पर गंभीरता का चिन्ह है। अब जो विश्वनाथ है वो आता है अपने कमरे में आके देखता है मेरा लड़का जो है प्रमोद जो है सोया हुआ है। तो प्रमोद जो है गर्मी को जैसे बहुत पसीने से भीगा हुआ था, तो पसीने से भीगा हुआ था तो जो है, और ये भी जो है विश्वनाथ काम करके आया हुआ था, तो ये भी जो है बहुत पसीने से थी, तरबतर था। लेकिन जो है ये अपना पसीना न देख के जबकि प्रमोद के पास एक पंखा चल रहा था, तो पंखे से प्रमोद को हवा लग रही थी, फिर भी जो है गर्मी इतनी ज़्यादा था कि वो पंखा का हवा कुछ असर नहीं कर रहा था। तो विश्वनाथ इस बात को जान रहा था कि मेरे अपने लड़के से ज़्यादा मैं पसीने से भीगा हुआ हूँ, लेकिन अपनी परवाह न करते हुए वो गया अपने लड़के के पास और अपने लड़के को पंखा डुला रहा है। और विश्वनाथ की उम्र 45 वर्ष है और विश्वनाथ का गठा हुआ शरीर है, गेहुआ रंग है, मुख पर गंभीरता का चिन्ह है। विश्वनाथ: ओह बड़ी गर्मी है। पंखा जोर जोर से करने लगता है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्ठी। ठीक ना। विश्वनाथ अपने आप में सोचता है कि यह मकान है कि भट्ठी है। जैसे भट्ठी में जो है ईंटा हम लोग जो है बनाते हैं, आग लगा के खूब आग लगा के पक्का करते हैं। तो उसी तरह विश्वनाथ अपने मकान को कह रहा है कि ये जो है मकान है कि भट्ठी है। रेवती:
आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी। सिर फटा ही जा रहा है, सिर दबाती है। अब जो रेवती आती है, कहती है कि जो है अरे अब एक एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है, यानी पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं हिल रहे हैं और जैसे लग रहा है सांस अभी बंद हो जाएगी। सिर फटा जा रहा है, सिर दबाती है, वो अपने आप ही अपना ही सिर दबाती है। विश्वनाथ, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। गर्मी में पानी लोग ज़्यादा पीते हैं लेकिन फिर भी कम लगता है और इसी तरह विश्वनाथ भी खूब पानी पी रहा है लेकिन उसको पानी की कमी ही लगी रह रही है, यानी प्यास बुझने का नाम नहीं ले रहा है विश्वनाथ का। अभी अभी 4 गिलास पीकर आया हूँ फिर भी ओठ सूख रहे हैं। विश्वनाथ अपने आप से कहता है कि जो है अभी 4 गिलास पानी पी के आए फिर भी जो है ओठ क्या हुआ है, मेरे सूखे रह रहे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो ठंडा तो क्या होगा, ठीक ना। 1 गिलास और पानी पिला दो ठंडा तो क्या होगा, 4 गिलास पिए हैं, 1 गिलास और पिला दो, ठीक ना। ये सब कह रहा है रेवती से। रेवती गर्म है आंगन में, घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता। हवा लगे तब तो ठंडा हो, जाने कब तक इस जेलखाने में सड़ना होगा। रेवती कहती है कि इतना गर्मी है कि जो है घड़ा में पानी रखा गया है वो भी घड़े वाले भी पानी ठंडा नहीं है और जो है हवा चल ही नहीं रहा तो पानी कहाँ से ठंडा होगा। जाने इस अपने मकान को जेलखाना कहती है। वो कहती है कि जाने इस जेलखाने से कब आज़ादी मिलेगी, यह बात जो है रेवती कहती है कि कब तक इस मकान में सड़ना होगा। विश्वनाथ कहता है मकान मिलता ही नहीं, आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ पानी तो ले आओ जरा, गला ही तर कर लूँ, ठीक ना। विश्वनाथ कहता है जल्दी किराया का मकान नहीं मिलता है, 2 साल से जो है इधर उधर भटक रहा हूँ किराए के मकान की खोजने के लिए, लेकिन जो है नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा पानी लाओ अपने गले, गला सूखा जा रहा है उसको थोड़ा तरी दे दे, अपने पत्नी से कहता है। रेवती कहती है बर्फ़ ले आते, पर बर्फ़ भी कोई कहाँ तक पिए। रेवती कहती है हम बर्फ़ ले आ रहे हैं, बर्फ़ का पानी पी लीजिए। विश्वनाथ कहता है बर्फ़ का पानी पीने से क्या फ़ायदा, प्यास जैसी की तैसी बल्कि दुगुनी लगती है। विश्वनाथ कहता है बर्फ़ के पानी पीने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्यास जैसी की तैसी थोड़ा है और थोड़ा दुगुनी लगती है और दुगुनी लगने लगेगी बर्फ़ के पानी पीने से, रेवती से कहता है विश्वनाथ। ओह लो पंखा कर लो, बच्चे क्या ऊपर हैं। अब जो रेवती कहती है विश्वनाथ से लो पंखा कर लो, बच्चे क्या ऊपर हैं। रेवती रहने दो तुम ही करो। अब रेवती कहती है विश्वनाथ कहता है कि लो पंखा कर लो, क्या बच्चे का हाल चाल पूछता है क्या बच्चे ऊपर हैं, तो रेवती कहती है नहीं रहने दो तुम ही करो। छत इतनी छोटी है कि पूरी खाटे भी तो नहीं आती। अब छत के बारे में रेवती बताती है कि इसका छत इतना एथी है, मतलब कम मिथिक, मतलब लंबाई चौड़ाई कम है कि ये खटिया तक इसके मकान में नहीं अट पाता, जल्दी अट पाता। एक खाट पर दो तीन तीन बच्चे सोते हैं तब भी पूरा नहीं पड़ता। एक खाट पे दो तीन बच्चे सोते हैं तब भी पूरा नहीं पड़ता। छत इतनी छोटी है कि पूरी खाटें भी तो नहीं आती। एक खाट पर दो तीन बच्चे सोते हैं तब भी पूरा नहीं पड़ता। छत इसका बहुत छोटा है रेवती का। रेवती के मकान का छत छोटा होने के कारण बहुत इन सबको सोने में परेशानी होता है। रेवती विश्वनाथ कहता है एक यह पड़ोसी है निर्दयी जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देंगे, ठीक ना। अब जो इसके पड़ोसी हैं थोड़ा धनिक किस्म के इंसान हैं और ये सब गरीब हैं, तो जो है इसके पड़ोसी का छत खाली रहता है लेकिन फिर भी जो है
अपने छत पे खटिया बिछाने की इजाज़त नहीं देते हैं। इन सब को बच्चे को चढ़ने की इजाज़त नहीं देते हैं, ना रेवती को, ना विश्वनाथ को, ना इसके बच्चे को। तो इतना निर्दयी स्वभाव के हैं इसके पड़ोसी। रेवती वे तो हमको मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। जो रेवती के पड़ोसी हैं किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं, और नहीं तो जो है इन सबको परेशान देखकर और खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है? नगद 50 देते हैं, तब 4 खाटों की जगह मिली है। न बाबा, यह नहीं हो सकेगा। मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी। उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। ठीक ना। अगर कोई इनके पड़ोसी के छत पर सो जाए तो सोता देख के जो है पड़ोसी को नींद नहीं आएगी, कि वो सोचेगा कि मेरे छत पे सोए हुए हैं सब, जो है मेरा छत खराब हो जाएगा। इसी वजह से उन सब पड़ोसी को चिंता सता रही है, इसीलिए जो है वो जो है छत पे सोने नहीं देती है। विश्वनाथ, पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है? जरा आराम से सो सकेंगे, कहो तो मैं कहूँ। अब जो है रेवती जो है सारी बात बताती है विश्वनाथ को। तो विश्वनाथ कहता है कि चलो हम लोगों को नहीं सोने देंगे तो कोई बात नहीं है, पर बच्चे उनके छत पे सो जाएंगे तो उसमें उनका क्या हर्ज है, क्या बिगड़ रहा है उनका। रेवती कहती है, क्या फ़ायदा, अगर लाला मान भी लेगा तो वह नहीं मानेगी। वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों का अकेला सोना पसंद नहीं करूँगी। अब वो रेवती कहती है कि उसका पति लाला जो है मान लेगा कि हाँ ठीक है बच्चों को भेज दो, बच्चे छत पे सो जाए, पर ललाइन नहीं मानेगी क्योंकि ललाइन बहुत हरामी है। ठीक ना। तो ऐसे तो उससे बात करने से क्या फ़ायदा, जो है खुद शर्मिंदगी महसूस होगी। ठीक। तो रेवती जो है अपने पति को यही समझाती है कि जो है वो सोने नहीं देगी तो क्या फ़ायदा। ठीक है, नत कहिए। विश्वनाथ कहता है, फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूँगा, कमरे में भला क्या सोया जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। फिर जो है विश्वनाथ अपने आप को जो है इति करता है और कहता है, चलो ठीक है, मैं आंगन में ही सो जा रहा हूँ और तुम लोग कमरे में सो जाओ। ठीक है, लेकिन कभी काल मैं ये सोचता हूँ कि कोई मेहमान आ जाए तो फिर उनका क्या हाल होगा। रेवती कहती है, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान न आए, मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ। पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सिर फट रहा है। मैं ही जानती हूँ जैसे रोटी बनाती हूँ। अब रेवती कहती है कि मैं रोटी बना रही हूँ तो जो है मेरा सिर मेरा दर्द करके फटा जा रहा है। अब मैं किस तरह रोटी बना रही हूँ मैं ही जान रही हूँ। इसमें मेहमान आ जाएगा तो क्या होगा, मेहमान आ जाएगा तो और हालत ख़राब हो जाएगा। ये सब जो है ईश्वर से मना रहे हैं रेवती की, जो है ईश्वर से रेवती मना रही है कि हमारे घर मेहमान न आए। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। विश्वनाथ कहता है, सारे शहर में जैसे आग बरस रही है। विश्वनाथ कहता है, गर्मी से लग रहा है आग बरस रहा है। यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर बचाए, इसलिए यहाँ गर्मियों में सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। ठीक ना। अब कह रहा है यहाँ की गर्मी से भगवान बचाए, क्योंकि यहाँ की गर्मी इतनी पड़ रही है कि गर्मी से बचने के लिए लोग कहाँ चले जा रहे हैं, पहाड़ों पर चले जा रहे हैं। रेवती कहते है कि चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। रेवती कहती है कि चले जाते होंगे, जो गरीब है उनकी तो भला मौतें है। रेवती जाती है, बच्चा गर्मी से घबरा उठता है। विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है। विश्वनाथ, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है। तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल उठा है।
अब रे सुकुमार माने नन्हे नन्हे बालकों का कि इसमें क्या अपराध है, ठीक ना, माने दोष है कि इतना गर्मी पड़ रहा है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, मानो इनका शरीर जो है गर्मी से उबल रहा है, ठीक ना। रेवती पानी का गिलास लेकर आती है। रेवती, बड़े बड़े का तो अभी तक बुरा हाल है, अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है। इसके बड़े लड़के का बुरा हाल है, कभी कभी इसके लड़के का देह शरीर गर्म हो जा रहा है। विश्वनाथ पानी पीकर उसने क्या कम बीमारी भोगी है, पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा। विश्वनाथ कहता है पानी पीकर उसने क्या कम बीमारी भोगी है, पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा। वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो न जाने। अब विश्वनाथ कहता है कि वो बेचारा जो है 3 महीना जो है वैसे ही पड़ा रहा, बीमार रहा, यही को मैं उसको शिमला भेज दिया ताकि उसके शरीर को कुछ आराम मिला। रेवती कहती है भगवान ने रक्षा की, देखा नहीं सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया और वह चल बसी। रेवती जो है कहती है कि आप देखे नहीं, रेवती जो है विश्वनाथ से कहते हैं आप देखे नहीं सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया और वो टाइफाइड से मर गई। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, मुझे डर है कहीं कोई बीमार न पड़ जाए। रेवती कहती है विश्वनाथ से तुम कुछ दिनों तक का छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, मुझे डर है कि हमारे घर में कोई बीमार न पड़ जाए। विश्वनाथ, छुट्टी कोई दे तब न। विश्वनाथ जो है रेवती को समझाता है कि प्राइवेट नौकरी में कोई छुट्टी दे तब न, छुट्टी ले भी लूँ तो खर्च चाहिए, छुट्टी ले भी लूँ तो खर्चा कहाँ से चलेगा, खर्च चाहिए ना घर चलाने के लिए। खैर तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूँगा, बच्चे को ले आओ, यह गर्मी में भून रहा है। विश्वनाथ रेवती से कहता है, ठीक ना। रेवती, यह नहीं हो सकता, मैं नहीं सो जाऊंगी, तुम ऊपर छत पर जाकर सो जाओ, और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ दीवारें तप रही है, तुम ही जाओ ऊपर, ठीक ना। रेवती जो है विश्वनाथ से कहती है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, तुम ही जाके ऊपर सो। विश्वनाथ कहता है यही तो तुम्हारी बुरी आदत है, किसी का कहना न मानोगी, बस अपनी ही हाके जाओगी। मतलब विश्वनाथ अपनी वाइफ की कमियों को गिनाता है कि मेरी वाइफ अपना ही केवल सुनती है, दूसरे कहना नहीं सुनती है, अपनी बक बोलते रहती है, अपने ही हाँकती है। 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। विश्वनाथ रेवती को समझाता है कि तुम्हारा 15 दिन से तबीयत खराब है और मैं कह रहा हूँ खुली हवा में सो जाओ ताकि तबीयत तुम्हारा सही हो जाए, तो तुम सोती ही नहीं हो। रेवती कहती है तुम तो व्यर्थ की जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी, बंद मकान हवा का नाम नहीं, रात भर नींद न आएगी, सवेरे काम पर जाना है, जाओ मेरा क्या है पड़ी रहूँगी। अब रेवती विश्वनाथ को समझाती है कि मेरा क्या है, मैं तो जो है बना खा के जो है घर में पड़ी रहूँगी, तुम्हारे लड़के को देखूँगी, लेकिन तुमको ड्यूटी पे जाना है, तुमको काम करना है, तुम जाके आराम कर लो तभी तुम काम कर पाओगे। ये रेवती विश्वनाथ को समझाती है कि मैं तो जो है कहीं भी लेट लूँगी, घर में पड़ी रहूँगी, तुम जाके आराम कर लो। विश्वनाथ, नहीं, यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। अब विश्वनाथ कहता है नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ही ऊपर सोना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ काम करना है। रेवती कहती है ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे, तुम्हें भी न जाने क्या धुन सवार हो जाती है, जाओ सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूँगी, जाओ। अब जो है रेवती अपने पति विश्वनाथ को समझाती है इतनी गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में तुम क्या काम कर पाओगे, इसलिए जाओ सो जाओ, मैं जो है तुम्हारे बच्चे को संभालती हूँ। विश्वनाथ कहता अच्छा तुम जानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं ही ऊपर जाता हूँ।
अब विश्वनाथ कहता है लास्ट में कि अच्छा चलो तुम ही जानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था जाओ ऊपर सो जाओ ताकि अच्छी नींद आएगी, लेकिन तुम नहीं गई छत पे सोने के लिए, अब भला तुम ही जानो। विश्वनाथ कह रहा है। बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। रेवती कौन होगा? विश्वनाथ न जाने देखता हूँ। रेवती हे भगवान कोई मुसीबत न आ जाए। बच्चे को पंखा करती है, बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है, पानी मांगता है, वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। इसी समय दो व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आगंतुक एक साधारण बिस्तर तथा एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। अब इसी बीच जो है रेवती जो है अपने बच्चों की देखभाल करती है इतनी गर्मी में, तभी जो है अब बाहर से आवाज़ आता है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो जो है दरवाज़ा खटखटा रहा है तो रेवती कह रही हे भगवान कोई मुसीबत न आ जाए, लेकिन वही सच हो जा रहा है। मुसीबत सचमुच में नए मेहमान के रूप में आ जा रहे हैं। और जो है अब जो है रेवती के घर मेहमान आ जा रहे हैं, तो रेवती जो है अब वहाँ से उनको देखते ही जो है अंदर चली जा रही है, और विश्वनाथ जो है मेहमान को लेकर प्रवेश कर रहे हैं कमरे में। और रेवती अपने बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। और आगंतुक जो मेहमान आए हुए थे वो बिस्तर लेके आए हुए थे, एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है, कमीजों के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफ़ेद पगड़ियाँ, ठीक ना, सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए थे सब। बड़े की अवस्था 35 और छोटे की 24 है। जो उसमें से बड़ा मेहमान था उसकी उम्र जो है 35 साल थी, और जो उसमें छोटा था मेहमान था उसकी उम्र 24 थी। बड़े की मूछें मुंह को घेरे हुए, माथे पर सलवट। बड़े की जो बड़ा था उसकी मूछ बड़ी थी, छोटे की अधकटी मूछें, लंबा मुख। छोटे की अधकटी मूछें थी और लंबा मुख था। दोनों मैली धोतियाँ पहने हैं, दोनों जो है मैली धोतियाँ पहने हैं। बड़े का नाम नन्हेमल और छोटे का बाबूलाल है। इस हड़बड़ तड़बड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतरकर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। अब विश्वनाथ के दोनों बच्चे आते हैं और जो है मेहमान को देखते हैं। विश्वनाथ बड़े लड़के से, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो। दूसरे अतिथि से, आप इधर खाट पर आ जाइए, जरा पंखा तेज कर देना किरण। किरण पंखा तेज करती है किंतु पंखा वैसे ही चलता है। नन्हेमल पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पोंछकर उसी से हवा करता हुआ, बड़ी गर्मी है, क्या कहें पंडित जी, पैदल चले आ रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए कि निचोड़ लो। विश्वनाथ जी आप लोग। बाबूलाल, चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो, एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा। धोती ऐसी चर्रा रही है जैसे पुरानी हो, पिछले दिनों नकद 9 रुपए खर्च करके खरीदी थी। नन्हेमल, मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा ठग है। मैंने भी कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, 1.25 गज दी, जबकि नत्थामल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी। पंडित जी, गला सूख जा रहा है, स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला, मन करता है लेमन की 5-6 बोतलें ही पी जाऊं। बाबूलाल, मुझे कोई पिला कर देखे, 10 से कम नहीं पीऊंगा। बच्चों की ओर देखकर, क्या नाम है तुम्हारा भाई? प्रमोद। किरण। बाबूलाल, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। विश्वनाथ, देखो प्रमोद कहीं से बर्फ मिले तो ले आओ आप लोग। नन्हेमल, अपना लोटा कहाँ रखा है? थैले में ही है ना? बाबूलाल, बिस्तर में होगा चाचा, निकालूं क्या? और तो और बिस्तर भी पसीने से भीग गया। चाचा मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ नहीं तो
मुझे नहीं मालूम था यहाँ इतनी गर्मी है। नन्हे हेमल, देखते जाओ। हाँ साहब। विश्वनाथ, क्षमा कीजिए, आप कहाँ से पधारे हैं? नन्हे हेमल, अरे आप नहीं जानते, वो लाला संपतराम है ना गोटे वाले, वो मेरे चचेरे भाई हैं। क्या बताएं साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों के देखते देखते वो लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बाबू, ये लो मेरी बंडी संदूक में रख दो। विश्वनाथ, कौन संपतराम? बाबूलाल, अरे वही गोटे वाले, लाओ ना चाचा। संदूक खोलकर बंडी रखते हुए, माल मसाला तो अंटी में है ना? नन्हे मल, नहीं जेब में है, बंडी की जेब में है। अब डर की क्या बात है, घर ही तो है। विश्वनाथ, मैं संपतराम को नहीं जानता। नन्हे मल, संपतराम को जानने की क्या क्यों, वो तो आपसे मिले हैं, आपकी तो वह बाबूलाल, हाँ उन्होंने कई बार मुझसे कहा है, आपकी तो बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी, क्या मकान इतना ही बड़ा है? नन्हे मल, देख नहीं रहे, इसके पीछे एक कमरा दिखाई देता है। पंडित जी, इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी। शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। किरण विश्वनाथ से, माँ पूछती है खाना? नन्हे मल, क्यों बाबूलाल, पंडित जी कष्ट तो होगा, पर तुम जानो खाना तो। बाबूलाल, बस एक साग और पूरी। नन्हे मल, वैसे तो मैं पराठे भी खा लेता हूँ। बाबूलाल, अरे खाने की भली चलाई, पेट ही तो भरना है। शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ थोड़ी ना देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। नन्हे मल, भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो गया। बाबूलाल, नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी, प्रमोद बर्फ का पानी लाता है। नन्हे मल, हाँ भैया ला तो ज़रा, मैं तो 1.5 लोटा पानी पीऊँगा। बाबूलाल, उतना ही मैं? दोनों गट गट पानी पीते हैं। किरण विश्वनाथ से धीरे से, फिर खाना? विश्वनाथ इशारे से, ठहर जा जरा। नन्हे मल, पानी पीकर, आहा, अब जान में जान आई। सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। बाबूलाल, पानी भी खूब ठंडा है, वाह भैया, खुश रहो। नन्हे मल, कितनी सीधे लड़के हैं। बाबूलाल, शहर के हैं ना? विश्वनाथ, क्षमा कीजिए, मैंने आपको। दोनों, अरे पंडित जी आप कैसी बातें करते हैं, हम तो आपके पास के ही हैं। विश्वनाथ, आप कहाँ से आए हैं? नन्हे मल, बिजनौर से। विश्वनाथ आश्चर्य से, बिजनौर से? बिजनौर में तो मैं बिजनौर गया हूँ, किंतु। नन्हे मल, मैं ज़रा नहाना चाहता हूँ। बाबूलाल, मैं भी स्नान करूँगा। विश्वनाथ, पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो प्रमोद, इन्हें नीचे नल पर ले जाओ। बाबूलाल, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल जाते हैं। रेवती का प्रवेश। रेवती, ये लोग कौन हैं? जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। विश्वनाथ, न जाने कौन है। रेवती, पूछ लो ना। विश्वनाथ, क्या पूछ लूँ, 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर भी नहीं देते। रेवती, मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। इधर पिछली शिकायत फिर बढ़ती जा रही है। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। विश्वनाथ, क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख न दे सका, नौकर भी नहीं टिकता। रेवती, पानी तो 3 मंजिला पर चढ़ाना पड़ता है, इसलिए भाग जाता है। और गर्मी क्या क्या कम है, किसी को क्या ज़रूरत पड़ी जो गर्मी में भूने। यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भूनते रहते हैं। विश्वनाथ, क्या किया जाए। रेवती, फिर क्या, खाना बनाना ही होगा, पर ये है कौन। विश्वनाथ, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी हो, जब आए हैं तो खाना जरूर खाएंगे, थोड़ा सा बना लो। रेवती, तुनकर, खाना तो खिलाना ही होगा, तुम भी खूब हो। भला इस तरह कैसे काम चलेगा, दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इनके लिए, और इस समय। आखिर ये आए कहाँ से हैं। विश्वनाथ कहते हैं बिजनौर से आए हैं।
रेवती आश्चर्य से, बिजनौर? क्या बिजनौर में तुम्हारी जान पहचान है? अपनी रिश्तेदारी का तो कोई आदमी वहाँ रहता नहीं है। विश्वनाथ, बहुत दिन हुए, एक बार काम से बिजनौर गया था, पर तब से अब तो 20 साल हो गए हैं। रेवती, सोच लो, शायद वहाँ कोई साहित्यिक मित्र हो, उसी ने इन्हें भेजा हो। विश्वनाथ, ध्यान तो नहीं आता, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो और उसी ने भेजा हो। किसी संपत राम का नाम बता रहे थे, मैं जानता भी नहीं। रेवती, बड़ी मुश्किल है। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पहले आत्मा फिर परमात्मा। जब शरीर ही ठीक नहीं रहता तो फिर और क्या करूं? विश्वनाथ, क्या कहेंगे कि रात भर भूखा मारा, बाजार से कुछ मंगा दो न। रेवती, बाजार से क्या मुफ्त में आ जाएगा? 3-4 रुपए से कम में क्या इनका पेट भरेगा? पहले तुम पूछ लो, मैं बाद में खाना बनाऊंगी। बाबूलाल का प्रवेश। रेवती का दूसरी ओर से जाना। बाबूलाल, तबीयत अब शायद शांत हुई है, फिर भी पसीने से नहा गया हूँ। न जाने पंडित जी, आप यहाँ कैसे रहते हैं? पंखा करता है। विश्वनाथ, 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं और उनमें से 6-7 लाख आदमी इसी तरह के मकानों में रहते हैं। ऊपर छत पर शोर मचता है। क्या बात है? कैसे झगड़ा है? प्रमोद आकर उन्होंने दूसरी छत पर हाथ धो लिए। पानी फैल गया, इसलिए वह पड़ोस की स्त्री चिल्ला रही है। मैंने कहा सवेरे साफ कर देंगे, इन्हें मालूम नहीं था। विश्वनाथ, तुमने क्यों नहीं बताया कि हाथ दूसरी जगह धो? प्रमोद, मैं पानी पीने चला गया था, वहाँ उषा रोने लगी, उसे चुप कराया, पानी पिलाया और पंखा झलता रहा। विश्वनाथ, चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि सवेरे साफ करा देंगे। नेपथ्य में, अरे बाबू, मेरी धोती दे देना, मैं भी नहा लूं। बाबूलाल, लाया चाचा, जाते हैं। पड़ोसी का तेजी से प्रवेश। पड़ोसी, देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे छत पर इस तरह गंदी पानी फैलाया जाए। विश्वनाथ, वाकई गलती हो गई, कल सवेरे साफ करा दूंगा। पड़ोसी, आपसे रोज ही गलती होती है। विश्वनाथ, अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए, कल में से ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी, होगा क्यों नहीं, रोज होगा, रोज होता है। अभी उसी दिन आपके एक और मेहमान आए थे। मेहमान ने पानी फैला दिया था, फिर वह हमारी खाट बिछा कर लेट गया था। विश्वनाथ, मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था। पड़ोसी, तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हैं? यदि मेहमान बुलाने हो तो बड़ा सा मकान लो। विश्वनाथ, यह भी आपने खूब कहा कि इतने मेहमान क्यों आते हैं। अरे भाई, मेहमानों को क्या मैं बुलाता हूँ? खैर, आज क्षमा करें, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी, कहाँ तक कोई क्षमा करे? क्षमा क्षमा, बस एक ही बात याद कर ली है, क्षमा। पड़ोसी चला जाता है, दोनों अतिथि आते हैं। दोनों, क्या बात है विश्वनाथ? कुछ नहीं, आप धोतियाँ छज्जे पर सुखा दें। नन्हेमल, सच पूछ, हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ भैया, जरा सा पानी और पिला दो, ऊपर बड़ी गर्मी है। हाँ साहब, खाने में क्या देरदार है। बात यह है कि नींद बड़ी जोर से आ रही है। विश्वनाथ, देखिए, मैं आपसे 1-2 बात पूछना चाहता हूँ। नन्हेमल, हाँ हाँ पूछिए, मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं है। विश्वनाथ जी, हाँ, बात यह है कि मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए हैं। नन्हेमल, तो क्या हर्ज है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हम तो आपको जानते हैं, कई बार आपको देखा भी है। बाबूलाल, लाला, भान भानामल की लड़की की शादी में आप नजीबाबाद गए थे।
नन्हेमल, अरे दूर क्यों जाते हो? अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। विश्वनाथ, हाँ, पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। नन्हेमल, हाँ, सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ हमने आपको देखा था। बाबूलाल, उनकी आटे की मिल है। क्या कहने हैं, उनके बड़ी आदमी है। हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। विश्वनाथ, पर उनका तो प्रेस है। नन्हेमल, प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है। अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है। बाबूलाल, अगले महीने तक खुल जाएगी। हाँ भैया, पानी ले आए। लो चाचा, पहले तुम पी लो। विश्वनाथ, तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं? दोनों सक पकाकर, चिट्ठी 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 तो नहीं लाए हैं। नन्हेमल, संपत राम ने कहा था कि स्टेशन से उतर कर सीधे रेलवे रोड चले आना। वहाँ कृष्णा गली में वो रहते हैं। विश्वनाथ, पर कृष्णा गली तो यहाँ 6 हैं। कृष्णा गली तो यहाँ 6 हैं। कौन सी गली में बताया था? नन्हेमल, 6 है। बहुत बड़ा शहर है साहब, हमें तो यह मालूम नहीं है। शायद बताया हो, याद ही नहीं आ रहा। विश्वनाथ खींच कर, जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम भी तो बताया होगा। बाबूलाल, क्या नाम था चाचा? नन्हेमल, नाम तो याद नहीं आता, जरा ठहरिए सोच लूँ। बाबूलाल, अरे चाचा, कविराज ये कभी बताया था। मैं उस समय नहीं था, सामान लेने घर गया था। तुम्ही ने रेल में बताया था। नन्हेमल, हाँ साहब, कविराज बताया था। आप तो बेकार शक में पड़े हैं, हम कोई चोर थोड़ी हैं। बाबूलाल, चोर छिपे थोड़े ही रहते हैं। पंडित जी, क्या बताए, हमारे घर चल कर देख ले तो पता लगेगा कि हम भी। विश्वनाथ, लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूँ। दोनों चिल्लाकर, तो कवि ही बताया होगा साहब। नन्हेमल, हमें याद नहीं आ रहा। हमें तो जो पत्ता दिया था उसी के सहारे आए हैं। नीचे आवाज़ लगाई और आप मिल गए। ऊपर चढ़ाए। पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाए, फिर सोचा घर के ही तो हैं, चलो घर ही चले। विश्वनाथ, जिनके यहाँ आपको जाना था वह काम क्या करते हैं? नन्हेमल, काम? क्या काम बताया था बाबू? बाबूलाल, मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई, मैं तो सामान लेने चला गया था। आप तो पंडित जी, शायद वैद्य हैं। नन्हेमल, हाँ याद आया, बताया था वैद्य हैं। विश्वनाथ, पर मैं तो वैद्य नहीं हूँ। प्रमोद, पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं। विश्वनाथ, हाँ हाँ, ठीक 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 कही। आप कविराज लाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए हैं? दोनों उछल कर, अरे हाँ, वही तो कविराज रामलाल। विश्वनाथ, शायद वह उधर के हैं भी। नन्हेमल, ठीक है साहब, ठीक है, वही हैं। मैं भी सोच रहा था कि आप न संपत राम को जानते हैं न जगदीश प्रसाद को। प्रमोद से, कहाँ है उन कविराज का घर? विश्वनाथ, जाओ, इन्हें इन्हें उनका मकान बता दो, मैं भीतर हो जाऊं। दोनों, चलो जल्दी चलो भैया। अच्छा साहब, राम राम। विश्वनाथ, भीतर से ही राम राम। अब रेवती, अब जान आई। हाय, सिर फटा जा रहा है। नीचे से आवाज़ आती है, नेपथ्य में भले आदमी न जाने कहाँ मकान लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। रेवती फिर प्रसन्न होकर, अरे अरे भैया है, आओ आओ, तुमने तो खबर भी न दी। आगंतुक, रेवती दोनों मिलते हैं विश्वनाथ से। पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूँ, क्या मेरा तार नहीं मिला? विश्वनाथ, नहीं तो कब तार दिया था? आगंतुक, कल ही तो झांसी से दिया था। सोचा था कि ठीक समय पर मिल जाएगा, ओह बड़ी परेशानी हुई। रेवती, लो कपड़े उतार डालो, पंखा करती हूँ। अरे प्रमोद, जा जल्दी से बर्फ़ तो ला, मामा जी को ठंडा पानी पिला, और देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो। आगंतुक, भाई बहुत बड़ा शहर है, वो तो कहो, मैं भी ढूंढ कर ही रहा।
नहीं तो ना जाने कहाँ होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता। बड़ी गर्मी है, मैं ज़रा बाथरूम जाना चाहता हूँ। विश्वनाथ, हाँ हाँ अवश्य, सामने चले जाइए। आगंतुक, एक बार तो जी में आया कि सामने होटल में ठहर जाऊं, शायद रात को आप लोगों के कोई कष्ट हो। रेवती, ऐसा क्यों सोचते हो? कष्ट काहे का? यह तो हम लोगों का कर्तव्य था। अच्छा तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती हूँ। आगंतुक, भाई देखो इस समय खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा। वैसे मुझे भूख भी नहीं है। रेवती, जाती हूँ लौटकर। कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। आगंतुक, इतनी गर्मी में रहने दो ना। विश्वनाथ, तुम नहाने तो जाओ, आगंतुक जाता है। रेवती से कहो अब। रेवती, अब क्या मैं खाना बनाऊंगी? भैया भूखे नहीं सो सकते। इस तरह से नए मेहमान एकांकी की एंडिंग होती है। इसे उदय शंकर भट्ट ने लिखा है। थैंक्स।